आणि इतर सर्व मान्यवर, मीडियामधले आपले मित्र, आपल्या सर्वांचे मी आज इथे स्वागत करतो। केंद्र सरकारला 11 वर्ष झाले आहेत आणि विकसित भारताचा हा अमृत काळ आहे। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याणचे हे 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण झाल्याबद्दल ही पत्रकार परिषद घेतली जात आहे। तरी मी साहेबांना विनंती करतो की ही पत्रकार परिषद सुरू करा। धन्यवाद। नमस्कार। आपल्या सगळ्यांना आपण आज या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। नॅशनल मीडियामध्ये आजची पत्रकार परिषद कव्हर करायची असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलतो आणि हिंदीत झाल्यानंतर मग आपल्या मराठी पत्रकारांकरता मराठीमध्ये पण त्यात काही गोष्टी आपल्याला सांगेन। गेली 11 वर्ष, पिछले 11 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के विकास के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान की उन्नति के लिए जो कार्य किया है वो आप सब के सामने है। और ये 11 साल एक प्रकार से हमारे देश के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल है। कांग्रेस के 60 साल में जितना काम नहीं हो पाया उतना इस 11 साल में अनेक क्षेत्रों में बहुत प्रभावी रूप से काम हुआ है। सरकार ने सभी स्तरों पर जो कार्य किया है वो एक पत्रकार परिषद में सब कुछ आपको बताना संभव भी नहीं है। कुछ कार्य आज हम नागपुर में बैठे तो नागपुर के स्तर पर हुए हैं, कुछ जिले के स्तर पर हुए हैं, कुछ विदर्भ के स्तर पर है और कुछ महाराष्ट्र के स्तर पर है और कुछ देश के स्तर पर है। केवल संक्षिप्त में उसके जो परिणाम निकले उसकी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कोई होती है तो वो उस देश का विकास, डेवलपमेंट। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को अमृत काल कहा है, क्योंकि इस काल में बहुत बड़े प्रमाण पर तेजी से विकास हुआ है। ये जो विकास हुआ है, ये विकास करने के लिए चार बातें बहुत जरूरी हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित अगर नहीं होते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होती। और इसलिए 4 सेक्टर को प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी और इस सब सेक्टर में जो काम किया है वो मैं संक्षिप्त में आपके सामने बताऊंगा। देश के विकास में 3 क्षेत्र जीडीपी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होती है। एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा एग्रीकल्चर, जिसमें 12 से 14% है और सर्विस सेक्टर, जिसमें 52 से 54% है। और इन सभी क्षेत्रों में समतोल विकास होने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार 120 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार की है। जैसे विदर्भ में वाशिम और गढ़चिरौली 2 राज्य हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। वैसे 550 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से पिछड़े हुए, उनके भी नाम निकाले गए हैं। और इन पूरे क्षेत्र में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, वहाँ उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति कैसी हो, वहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसकी नीतियाँ बनाकर सरकार ने बहुत सफल कार्य किया है। जहाँ तक देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि रोजगार कितने मिले हैं।
और बेरोजगारी ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो उद्योग व्यापार क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, उद्योग स्थापना करनी होगी। उद्योग व्यापार एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी। और इसके अनुसार ये सब उद्योग व्यवसाय एक्सपोर्ट व्यापार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। और इसलिए सबसे पहली बात, हमने कुछ बोलना तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, पर 3 निकष जो सामने आए हैं, एक IIM बेंगलोर, IIM चेन्नई और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई, ऐसे 3 लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो अध्ययन किया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 16% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, और अमेरिका और यूरोपियन देशों में 12% है। और ये 16% कॉस्ट होने के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है, काफ़ी बार हमें अड़चन आती है। और ये तीनों संस्थाओं ने, IIM बेंगलोर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, जो निष्कर्ष निकाला है उसमें से उन्होंने कहा है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। यानी जो 16% थे उससे हम 10% पे आए हैं। और ये रोड सेक्टर में जो काम हुआ उसके कारण उन्होंने ये रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माण किए गए उसके कारण ये पोर्ट पर या कहीं भी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके ये 4 से 6% कॉस्ट कम हुई। और 1 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है, और हमारे यहाँ जो ऐसी जगह थी वहाँ भी टावर बनने का काम शुरू हुआ है, और जिसके कारण मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इसमें भी हमने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया। ये विशेष रूप से ये टूरिज्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इस बार कुंभ में रोड अच्छे बनने के कारण हर 2-3 घर के बाद एक फैमिली अपनी गाड़ी लेकर 8.5 घंटे में प्रयागराज नागपुर से पहुंची। अब आने वाले लोगों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या इतनी बड़ी है कि 3 गुना 4 गुना बढ़ी, और मेजॉरिटी लोग पहले रेलवे से जाते थे, कुछ बड़े लोग हवाई जहाज से जाते थे, पर इस बार चेन्नई यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर पूरे देश से अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग कुंभ प्रयाग में आए थे। और इसलिए ये जो धार्मिक पर्यटन में जो हमने, हमारी सरकार ने काम किया, उसके कारण बहुत बड़ा ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हुआ है। एक बार काशी में कनेक्टिविटी में वार्षिक जो आने वाले थे दर्शन करने के लिए, वो 8 गुना संख्या बढ़ी है, 70 लाख से 6 करोड़ हो गई। हमारे स्थानिक इकोनॉमी को उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ। धार्मिक पर्यटन के कारण ही केवल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा उत्पन्न अधिक हुआ है, और फिर 50 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है। गाइड, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार, लॉजिंग, फूड, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब के कारण काफ़ी इसका फायदा हुआ है। इसके साथ साथ एक 100 धार्मिक स्थानें जो थी वो जोड़ने का काम हमने किया है। इसमें मैं आपको एक ही उदाहरण दूँ कि बौद्ध सर्किट, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका वास्तव्य था, और जहाँ उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए, हर जगह पर हमने करीब ऐसी 7-8 डेस्टिनी थी, उसको 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बौद्ध सर्किट करके योजना पूरी की। और जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया भर से जो बौद्ध धर्मीय हैं, विशेष रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इन सब साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े प्रमाण पर
वो मानने वाले लोग हैं, वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आए। इसके साथ साथ चार धाम प्रकल्प जो है, जो अभी 85% हुआ, तो वहाँ उत्तराखंड सरकार को परमिट देना पड़ा। इतने बड़े प्रमाण में संख्या आई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उसी प्रकार अभी हम संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, करीब दोनों मार्गों पर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे दुर्गापुर हो, अक्कलकोट हो, गाणगापुर हो, माहौर हो, या आप अगर देखेंगे तो ये हर जगह पर काफ़ी बड़े प्रमाण पर भी है। मैं आपको केवल समय की कमी है, पर एक एक जगह का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, जो इकोनॉमी को भी उपयोगी और लोगों को भी एक समाधान देने वाला है। राम वन गमन मार्ग 255 किलोमीटर, 8,000 करोड़, ये करीब 55% काम पूरा हुआ। राम जानकी मार्ग 6,000 करोड़, 50% काम पूरा हुआ। अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा, ये 8,000 करोड़, अभी काम चालू हुआ। ये ब्रिज में मथुरा में हम लोग 300 किलोमीटर 7,000 करोड़ का बना रहे, उसका DPR हो गया। अयोध्या रिंग रोड 5,000 करोड़, बुद्ध सर्किट 22,000 करोड़, चार धाम योजना 12,000 करोड़, पालकी मार्ग 12,000 करोड़, कैलाश मानव सरोवर 11,000 करोड़, बेट द्वारका ओखा सुदर्शन सेतु 1,000 करोड़, विंध्यवासिनी टू अयोध्या 7,600 करोड़। ये 1.5 लाख करोड़ के तो अभी लिस्ट है। और मैं इसमें गाणगापुर, अक्कलकोट, माहौर ये तो जोड़ता ही नहीं। ये अगर सब प्रकार के जोड़े, भी तीरथपुर करके जगह है, वो जो पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का वास्तव्य था, तो सिख धर्म में वहाँ जाते हैं, तो पाकिस्तान में है। तो हमने, हमारे विभाग ने NHI की तरफ से 4 लेन रोड 4.5 महीने में बनाया, और इसके कारण बड़े प्रमाण पर धार्मिक पर्यटन में आज लोग वर्ल्ड के आकर वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो धार्मिक पर्यटन संख्या बढ़ने से इकोनॉमी पर भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये जो पालकी मार्ग है, वो करीब उसके 8 पैकेज पूर्ण हुए हैं, 9 पैकेज पूरे हुए हैं। एक काम थोड़ा सा, एक पैकेज का ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का नहीं हुआ। अभी मेरे लिस्ट में मैंने पढ़ा नहीं, पर महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ। अभी जहाँ लोग जाते हैं वहाँ इतना संख्या बढ़ी है कि लोगों के आने की, कि ये संख्या इतनी बड़ी हुई है कि जिसके कारण एक इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इसमें सभी संत जो है, बिल्कुल टुकड़ोजी महाराज से हमारी पालकी मोजरी का रिंग रोड बना, उधर शेगांव से पंढरपुर जोड़ने का काम हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज एकनाथ पैठण का काम हुआ, निवृत्तिनाथ त्र्यंबक के, गजानन महाराज शेगांव, स्वामी समर्थ अक्कलकोट, जैन धर्म स्थलों में येलोरा, वेरूळ, कुंभोज, कोल्हापुर, मांगी तुंगी नाशिक, सिख धर्म स्थल में हुजूर साहिब नांदेड़, और ये नामदेव महाराज जो थे, ये जो वाशिम से हिंगोली रोड पर उनकी समाधि है, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, खूब लोग आते हैं, वो भी रोड हमने बनाया। अगर हिसाब किया जाए तो अभी नागपुर में ही ताजुद्दीन बाबा का हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चिंचोली का संग्रहालय का काम पूरा हुआ हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं। सब ने हमारी धार्मिक पर्यटन को या इस प्रकार के इसको बहुत बढ़ावा दिया, जो हमारे इकोनॉमी को इसका बहुत बड़ा ये हुआ है। हमारे साथ हमने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाया, दिल्ली मुंबई 1 लाख करोड़ का है। बाद में सूरत से लेकर चेन्नई तक हम बनने का कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं जब मंत्री बना तो हमारा 7वां नंबर था। अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब हम 3रे नंबर पर आए। हमारी 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज 23 लाख करोड़ की हुई है। चाइना नंबर 2 पर है, वो 48 लाख करोड़ की है, और अमेरिका नंबर 1 पर है, वो 78 लाख करोड़ की है। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ देती है। 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, और आज फिर से
अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सब में हम काम कर रहे हैं और जिसके कारण आने वाले दिन में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और यही इंडस्ट्री है कि जो राज्य सरकार को और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST दे रही है। तो एक प्रकार से किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है आपको पता है। PLI योजना में हमने 1.61 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है और 14 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है। हमारे यहाँ करीब GST में रिकॉर्ड ब्रेक GST हुआ है। कैश टैक्स की चोरी काफ़ी कम हो गई है। विशेष रूप से 24-25 में हमारी आर्थिक वस्तु और सेवा में 825 अब्ज हमारी निर्यात हुई है। विशेष रूप से हमारे 14-15 में 5,978 पेटेंट थे, आज वो 1,01,03,557 पर आए, 17 गुना उसके बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत बड़ी सुविधा हुई है। रोड का तो आपको पता ही है, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 लाख करोड़ के रोड बनाए गए। जो हवाई अड्डे थे जो 74 थे वो 160 हो गए और उड़ान योजना में भी 86 जो नए एयरपोर्ट हुए उसमें से 88 नए गांवों को जोड़ा गया है। 136 वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हमारी वंदे मातरम ट्रेन आज बहुत पॉपुलर हुई है। इसमें से रैपिड रेलवे भी हो रही है। तो ये जो काफ़ी और भी बातें मेरे पास हैं। पर्यावरण और शाश्वत विकास में भी हमारी 45% बिजली ये ग्रीन बिजली है। सोलर की भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विशेष रूप से हमने जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है इसमें प्रगति की है। नॉर्थ ईस्ट में ना रोड थे, ना रेलवे थी, ना एयरपोर्ट थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड, रेलवे नेटवर्क, अब तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी आसाम में शुरू हो गई और इतने बड़े प्रमाण पर वहाँ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर्यावरण के क्षेत्र में 2070 के पहले हम कार्बन न्यूट्रल बनने की बात की गई। बड़े प्रमाण पर अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल और उसके साथ पेड़ भी लगा रहे हैं हम लोग बड़े प्रमाण में। एक पेड़ माँ के नाम ये योजना बहुत पॉपुलर हुई है। हमने NHI में 4.5 करोड़ 3-3 मीटर के पेड़ लगाए और 80,000 पेड़ 100 साल पुराने ट्रांसप्लांट भी किए हैं। यानी समाज के सभी क्षेत्र में एक बदलता हुआ हिंदुस्तान और उसकी तस्वीर आप सब ने देखी है। महाराष्ट्र में विकास हुआ, हर जिले में विकास हुआ। अब सबको तो मेरे पास मैं बताऊँ तो 4 घंटे लगेंगे, तो मैं अब मेरी बात कोई ज़्यादा बताता नहीं। आप क्षेत्र बताइए उसमें परिवर्तन हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत को बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था करके हमें आगे जाना है। कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, सब क्षेत्र में हमने प्रयास किए हैं। फॉसिल फ्यूल के, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील गया था और उसमें अब काफ़ी लोग हिंदुस्तान को फॉलो कर रहे हैं। G20 में बायोफ्यूल की लीडरशिप भारत के पास आई है। एक प्रकार से विश्व को प्रदूषण मुक्त करने में और एक प्रकार से हमारा साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत, कला इसके आधार पर और दूसरी ओर आर्थिक उन्नति के आधार पर हम जिस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में विकास कर रहे हैं, ये 11 साल का जो गौरवशाली इतिहास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने देश में बदलाव किया है, उस सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। और आगे भी हमें भारत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इसी प्रकार भारत तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं समय के अभाव के कारण नागपुर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब बातें डिटेल में नहीं दे पाया, पर जो कागज़ आपको दूंगा उसमें हर जगह पर बहुत सी बातें हैं और निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग और सहकार्य भी हमको मिला है और हर बार हमारे सभी कार्यक्रमों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समर्थन भी दिया है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत
आभारी हूँ। और थोड़ा जानकारियाँ मैं मेरे वेबसाइट से दे देता हूँ, क्योंकि मैंने को जो कागज़ थे उसमें मैं 10% ही आपको बता पाया। अब जो 90% जिसको जो चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए मैं 11 साल के इस यशस्वी प्रवास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भारत की जनता ने ये सब करने के लिए हमको मौका दिया, अवसर दिया, हमारे साथ समर्थन दिया। और इसलिए ये जो कुछ हम कर सके इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय सही अर्थ में भारत के विकास के लिए जिस जनता ने हमको चुन कर दिया उस जनता को है। उस जनता के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप संक्षिप्त में एक एक जन हाथ ऊपर करिए, फिर एक एक की परमिशन देकर वो बोले। आपका प्रश्न थोड़ा संक्षिप्त में पूछिए, और आज के इसमें ये जो मेरा 11 साल का विषय उसी के प्रश्न पूछिए और राष्ट्रीय स्तर के पूछिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो ये एक दिव्यांगों के लिए तो आपको पता है जो बजट पहले 370 था